जेल के अंदर आजादी मुझे महसूस हुई, रियली मैं हंस के कह रहा हूं। मुझे जरा सा भी जेल में ये ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बंदी हूं, मुझे बंद किया गया है। मैं खुश था जेल में, क्योंकि जेल में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सही है। लेकिन जेल का सफर अच्छा रहा और मैं मुस्कुराते हुए निकला जेल से। तेल चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, सोफा चोरी, उसी तरीके से और कुछ सत्ता के जो दलाल हैं, इन लोगों ने साजिश रची और उस साजिश का शिकार हमको होना पड़ा। इस जेल की व्यवस्था अभी काफ़ी बेहतर है, खाने पीने की हर व्यवस्था। मैं किशनगंज जेल में भी रहा, यहाँ की व्यवस्था अच्छी मिली हमको। मैं अररिया जेल में था, वहाँ भी खाने पीने से लेके रहने सहने की साफ़ सफाई से लेके वो तमाम चीज़ें दुरुस्त है। ये पूरी तरीके से गलत बात है कि पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। डीजल चोरी जो घटना घटित हुई है वो ट्रक उनका है, तो वो ट्रक हमारा नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीजल चोरी हुई नहीं थी। यानी आप खुद को शेर कह रहे हैं? बिल्कुल शेर है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेर हैं। शेर के बच्चे तो शेर ही होंगे ना भाई। कहीं से कोई डर नहीं है। जेल फिर से भेज सकते हैं ये लोग, साजिश करने वाले लोग, इनकी साजिशें रोज चलती है। क्या उन साजिशों से रहमत अली डर जाए? ना 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 ना, एकदम क्लियर हो जाए वो लोग कि आपकी साजिशों से रहमत अली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहमत अली कल भी बेबाक था, आज भी है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। अब मजलूमों की आवाज बन के रहेगा। जेल सही जगह है। अररिया के लोग अगर जेल में रहे, किशनगंज के लिए अगर जेल में रहे तो सुरक्षित है। कम से कम वहां जान तो जाने की खतरा नहीं है, शिक्षा तो मिल रही है, रोटी तो मिल रहा है, समय से वहां जो अस्पताल है वहां दवाई तो मिल रही है। बाहर में तो वो भी नहीं मिल रही है। ये कैसी आज़ादी है? ये जेल जाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। जेल जाने से किसी पर आरोप प्रतीत नहीं हो जाती है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप पर अभी यहाँ ये बोतल पानी चोरी का आरोप लगा दिया जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जितने भी मामले हमारे ऊपर दर्ज हुए वो बेबुनियाद मामले हैं। उनमें से एमआईएम नहीं है। एमआईएम हमेशा से अपने लोगों का ख्याल करती रही है और मेरे साथ भी ऐसा ही किया। कहीं मजलूमों के साथ अन्याय होगा तो रहमत अली का वही पुराना अंदाज होगा, आर या पार। देखिए ना, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 7 एमएलए के साथ जब वहां जीत कर आए सदन में तो उसको स्पीकर बनाया गया। मैं तो चाहता हूं कि अररिया में उम्मीदवारी दे और अररिया में एक मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़े तो संभावनाएं बन सकती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि बम्पर वोटों से हम जीते थे एक विधानसभा सीट, जहां आरजेडी का पूरे जिला में हमारे खाता नहीं खुला, वहां हमारी पार्टी ने अपना खाता खोला था। प्रत्येक दिन हमारे नेता का फोन हमारे परिवार के लोगों के पास जाता था, उनसे हालचाल, उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। और हमसे जेल में हालचाल पूछने के लिए हमारे नेता कई बार आए, चाहे तफहीम रहमान साहब हों, चाहे आदिल हसन साहब हों, हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव अख्तरुल ईमान साहब हों, सैफ अली खान साहब हों, यानी जितने भी लोग हैं सब लोग हमेशा हमारे संपर्क में रहे और मुझे हौसला दिया। और ये जो 123 दिन का मेरा जेल यात्रा रहा और इसमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे साथ हमारे लोग खड़े नहीं हैं। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश कार्यालय में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहमत अली साहब हमारे साथ हैं, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सलाखों के अंदर थे, अब उनसे इनकी रिहाई हुई है और आज हमारे बीच है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम, खुश आमदीद। जी जी, शुक्रिया रमीज़ रज़ा साहब, शुक्रिया। तो पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा, जो लोग नहीं गए हैं जेल कभी, कैसे होते हैं उनके हालात, तमाम तक चीज़ें। देखिए, जेल जाना और जो लोग जेल नहीं गए, जो लोग जेल गए, ये जेल जाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। जेल जाने से किसी पर आरोप प्रतीत नहीं हो जाती है। आप अब जेल नहीं जाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। असल में है कि अब कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसमें जेल जाना पड़ सकता है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप पर अभी यहाँ ये बोतल पानी चोरी का आरोप लगा दिया जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जब षड्यंत्र आप पर होगी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और कभी कभी कोई जुर्म करके भी जाते हैं
ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जेल का सफ़र अच्छा रहा और मैं मुस्कुराते हुए निकला जेल से। बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे आप पर, कई ऐसे आरोप थे जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि तमाम तर चीज़ें क्या है। तो अदालत का क्या नज़रिया रहा आपके आरोपों पर? देखिए, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जितने भी मामले हमारे ऊपर दर्ज हुए वो बेबुनियाद मामले हैं और उसमें सत्यता नहीं थी। अदालत ने यह अपने ऑर्डर शीट में इस बात को जाहिर किया है और ख़ास करके जो हमारे केस को SHO IO देख रहे थे उनको हिदायत दी गई है कि आप इस तरीके के फर्जी मामलों में शरीफ शहरी को परेशान नहीं करें। आप ही के कई चाहने वाले थे, पार्टी से जुड़े हुए लोग ही, जो आपके नेता है उन पर, पार्टी पर इस बात का कटाक्ष भी हुआ था कि जब आप मुसीबत में थे तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं साथ नहीं छोड़ना तमाम तरह। देखिए, मुसीबत में मैं था तो इस सवाल का जवाब मैं ही बेहतर तरीके से दे सकता हूँ कि मैं जेल में था, हमारे साथ पार्टी क्या की, पार्टी के लोग क्या किए, उनका क्या रवैया रहा। तो मैं आपको कहूँगा कि मैं इससे पहले भी किसी और दल में था, लेकिन जब मैं MIM में आया और MIM में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से, और जब इस बीच में मेरी 4 महीने की जेल यात्रा हुई, इसमें मेरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हमारे नेता अख्तर उल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी टीम है, ये सब हमारे साथ खड़ी रही। और जब तक जेल से मुझे निकाला नहीं गया, जब तक मेरी रिहाई नहीं हुई, तब तक हमारी पार्टी हमारे साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ी रही। मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ कि अगर कोई दूसरी पार्टी होती और दूसरी पार्टी के जो नेता कहीं फंसते हैं तो उनकी पार्टी उनको मैदान में छोड़ देते हैं, उनमें से MIM नहीं है। MIM हमेशा से अपने लोगों का ख्याल करती रही है और मेरे साथ भी ऐसा ही किया। आज आपके लिए स्वागत का जो तमाम तर लोग आए, आपको एक तरह से खुशामदीद किया गया, चूँकि लगभग 123 दिन समथिंग आप जेल में रहे और उससे चीज़ को आपने, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो चाहने वाले थे उनमें खुशी का पल था उनके लिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेसब्री के साथ कि कब रहमत अली हमारे बीच होंगे? जी, सबके लिए वाकई यकीनन आज खुशी का दिन है और जब हम वापस आए तो एक खुशी की लहर जाग गई पूरे सीमांचल में, कोसी में। हमारे चाहने वाले, हमारे पार्टी के लोग, सब लोगों के लिए आज वाकई में खुशी का दिन है। लेकिन हमारी पार्टी के लोग तब भी उतना ज़्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि उसके नेता पर उनको भरोसा था कि वह पार्टी के साथ हमेशा से ईमानदारी से पार्टी के लोगों के साथ खड़े रहेंगे, और वो रहे भी। और इस तरीके की साजिशें हमेशा होती रहती है। आप देख ही रहे हैं कि आजम खान जी के ऊपर किस तरीके का मामला लगता है, तेल चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, सोफ़ा चोरी। उसी तरीके से और कुछ सत्ता के जो दलाल हैं, इन लोगों ने साजिश रची और उस साजिश का शिकार हमको होना पड़ा। खैर, कोई बात नहीं, हम बिहार के जेल में थे और बिहार के जेल में जो जेल न्यायपालिका के अंतर्गत होती है और न्यायपालिका पर हम लोगों का पूरा से भरोसा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमेशा कहते हैं कि संवैधानिक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। कुछ मामले तो अररिया के सरजमी से आप पर इल्ज़ामात कहें जो भी कहें वो किए गए थे, लेकिन कुछ किशनगंज मामले में भी आपको न्यायालय का सामना करना पड़ा। किशनगंज से क्या कुछ मामले रहे हैं आपके? किशनगंज से बातचीत हमारी आपसे हो रही है। इसी तरीके से जब बातचीत होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात आती है तो सवालों जवाब का दौर रहता है। तो उसी में हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनको हमारी बातों से तकलीफ़ पहुंची थी तो उन्होंने न्यायालय से इंसाफ का गुहार लगाया और उसमें मुझे न्यायालय आना पड़ा और उसके बाद मुझे जो न्यायिक प्रक्रिया थी उनसे मुझे रिहाई मिली। हमको रहमत अली की जो बातों में एक जोश हुआ करता था, एक आक्रोश देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा परिवर्तन तो दिख रहा है मुझे बातों को रखने के दरमियान में जेल से आने के बाद। देखिए, मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूँ। आज ये इंटरव्यू मेरे लिए
आप मेरी बात आप हमसे कर रहे हैं, अगर कहीं मजलूमों के साथ अन्याय होगा तो रहमत अली का वही पुराना अंदाज होगा, आर या पार। या कोई नहीं समझे कि रहमत अली मजलूमों की आवाज़ उठाना छोड़ देगा, रहमत अली वंचितों की आवाज़ नहीं बनेगा, गरीबों के लिए काम नहीं करेगा, तो ये उसकी गलत फहमी होगी। मैं बना हूँ उसके लिए हूँ, मेरी तरबियत ही इसलिए हुई है कि गिरे पड़े कमज़ोर तबकों को लेकर मैं आगे बढ़ूं और उनके लिए मैं हमेशा न्याय की प्रक्रिया जो होती है, जो न्याय उसको मिलना चाहिए, उनकी हक की लड़ाई मैं लड़ता रहूँगा और लड़ता भी हूँ। आपको पता होना चाहिए जेल जाने में, जो मैं जेल गया इससे मुझे बहुत, मैं परेशान इस बात से नहीं हूँ, लेकिन इसके बीच में मेरे जेल जाने से एक शाहबाज नामक जो युवक था सिकटी में, जिसका इंटरव्यू आपने किया था उनके फैमिली का, तो उनको इंसाफ मिलने में देरी हुई, नहीं तो अन्यथा आज तक बिहार सरकार से उनके लिए मुआवजा लिया जा सकता था। अब फिर से उस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे और उनकी लिंचिंग एसएसबी ने किया था और फिर से उनको इंसाफ दिलाने के लिए एमआईएम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेगी। 2024 की जो लड़ाई है उसे भी अब लड़ना है, तो रहमत अली का क्या रोल रहेगा उसमें? किस तरह से पार्टी के लिए आप अपना जो आपकी अपना एक जो रहमत अली का जो पहचान है, जिस तरह से क्या मेहनत क्या कुछ कर जाएंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है और हमारी पार्टी हर दिन चुनाव की तैयारी करती है। अभी तेलंगाना का रिजल्ट आप देख लीजिए ना, तेलंगाना में हमारी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज किया। तो मैं खास करके सीमांचल के लोगों को, किशनगंज के लोगों को एक बात अभी बताना चाहता हूं कि क़यादत को अपने मजबूती से पकड़िए। देखिए ना, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 7 एमएलए के साथ जब वहां जीत कर आए सदन में, तो उसको स्पीकर बनाया गया और सारे विधानसभा सदस्य जितने भी जीत कर आए उनको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने विधानसभा की सदस्यता दिलाई। तो आपको अपनी क़यादत मजबूत करनी होगी। मैं तो कहता हूं किशनगंज के लोगों को, अररिया के लोगों को और ये कोसी सीमांचल के लोगों को अपनी क़यादत के लिए आप वोट कीजिए, आप एमआईएम को मजबूत कीजिए। एमआईएम आपकी आवाज़ है। अब बिहार विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब जब बोलते हैं तो 1 मिनट में 15-20 मुद्दों गिना देते हैं वहाँ पर और अपनी बात सरकार तक पहुंचा देते हैं। और बाकी जो एमएलए आप बाकी पार्टियों के जो हैं उनकी हालत आप देख लीजिए। वो तो कपड़ा भी मुझे लगता है कि वो उनकी पार्टी फिक्स करते होंगे कि आपको कौन सा कलर का पहनना है और उसी कलर का वो पहनते हैं। तो ये कि इस पार्टी में एक आज़ादी फील होती है और ये पार्टी वाकई में जो आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए और जो परेशान लोग हैं उनको हर तरह की मदद करने के लिए ये पार्टी खड़ी है। और इंशाल्लाह ये पार्टी में जितने लोग हैं वो मजबूती के साथ लगे हुए हैं और किशनगंज की जो ये सीट है बहुत अहम है पार्टी के लिए और हमारी पार्टी चुनाव की तैयारी में एकदम जुट चुकी है और इंशाल्लाह हम लोग ये सीट बम्पर वोटों से जीतेंगे। किशनगंज की सीट में लड़ना तय है, ये बात जग जाहिर है। क्या अररिया में भी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार सकता है? इसमें रहमत अली भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है आप बता। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी हमारी जहाँ ड्यूटी लगाएगी मैं उस पर काम करूँगा। मुझे अपने लिए एमपी एमएलए नहीं बनना, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जिस लाइन में मुझे खड़ी कर दे मैं वो काम करूंगा। और ये सवाल हमारे नेता अख्तरुल इमान साहब से आप पूछ सकते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जब आपकी बात होगी वहाँ उठाइएगा कि वो कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर अररिया में, मैं तो चाहता हूँ कि अररिया में उम्मीदवारी दे और अररिया में एक मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़े तो संभावनाएं बन सकती है। और पिछले विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि बम्पर वोटों से हम जीते थे एक विधानसभा सीट, जहां आरजेडी का पूरे जिला में हमारे खाता नहीं खुला, वहां हमारी पार्टी ने अपना खाता खोला था। तो हमारी पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है। आखिर में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो जेल की जो व्यवस्था होती है, जो कि बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्हें नहीं पता कि वहाँ के खान पान की व्यवस्था क्या होती है, यहाँ सुरक्षा के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रशासन के जो लोग होते हैं, जेल प्रशासन की बात मैं कर रहा हूँ, जेलों के प्रति उनका व्यवहार क्या होता है, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे जेल मैनुअल में जितनी चीज़ें हैं वो जेल मैनुअल पूरी तरीके से लागू नहीं है।
मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से उसको लागू करें, और ख़ास करके जो अनपढ़ बच्चे जेल में फंस जाते हैं, जो जेल में रह जाते हैं, और जो जिसकी उम्र पढ़ने की है, उनके लिए पढ़ने की उचित व्यवस्था कराई जाए, उनके भविष्य की चिंता की जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, इट्स माई फंडामेंटल राइट। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि उनके लिए वो बेहतर कार्य करें। क्या लगा वहाँ की व्यवस्था से? आप कितना % खुश हैं और कितना % नाखुश हैं जेल प्रशासन की व्यवस्था को लेकर? देखिए, कमी और कोताही तो हर जगह रहती है, लेकिन जेल में मुझे लगा कि व्यवस्था बेहतर है और पहले से बेहतर है। जो लोगों ने बताया कि जेल की व्यवस्था अभी काफ़ी बेहतर है, खाने पीने की हर व्यवस्था में। किशनगंज जेल में भी रहा, यहाँ की व्यवस्था अच्छी मिली हमको। मैं अररिया जेल में था, वहाँ भी खाने पीने से लेके रहने सहने की साफ़ सफाई से लेके वो तमाम चीज़ें दुरुस्त है, और भी बेहतर करने की ज़रूरत है, जिस पे जेल प्रशासन हमेशा अग्रसर रहती है और करना भी चाहती है। और वो लोग और जेल प्रशासन को जिला पुलिस मॉनिटरिंग नहीं करती है। जिला पुलिस के जो कप्तान है वो अलग है, गृह विभाग से हैं, और गृह विभाग के लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्योंकि जब पुलिस अभिरक्षा में कोई घटना घट जाती है तो बड़ी खबर बन जाती है। इसके लिए जेल प्रशासन हमेशा से अपने बंदियों का ख्याल रखते हैं, और मेरा भी ख्याल रखा था। हाँ, कुल मिलाकर जो एक आरोप लग रहा था, चाहे आपके नेता की बात करें या आपकी पार्टी की बात करें, कि रहमत अली को तले तनहा छोड़ दिया गया जब उनके साथ हालात अपोजिट हुई, तो आपका कहना है कि नहीं, पार्टी हो या नेता हो, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा था और आप देवन से ये पूरी तरीके से गलत बात है कि पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो भी हमारे साथी कह रहे हैं वो नादानी में कह रहे हैं। हम इतने करीब हैं, अख्तरुल ईमान साहब इतने करीब हैं, आदिल हसन साहब, तफहीम रहमान साहब, हमारे बैरिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे, और मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। प्रत्येक दिन हमारे नेता का फ़ोन हमारे परिवार के लोगों के पास जाता था, उनसे हालचाल, उनको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, और हमसे जेल में हालचाल पूछने के लिए हमारे नेता कई बार आए। और हर पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे तफहीम रहमान साहब हों, चाहे आदिल हसन साहब हों, हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव अख्तरुल ईमान साहब हों, सैफ अली खान साहब हों, यानी जितने भी लोग हैं, सब लोग हमेशा हमारे संपर्क में रहे और मुझे हौसला दिया। और ये जो 123 दिन का मेरा जेल यात्रा रहा, और इसमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे साथ हमारे लोग खड़े नहीं हैं। डीजल चोरी का जो मामला था, क्या था वो? क्या डीजल चोरी मैंने असल में ये जो मामला बनाया गया था, ये मनगढ़ंत मामला था। आपको मैं बता दूं, पहले मेरी गिरफ्तारी हुई है कह के कि वो डीजल चोरी जो घटना घटित हुई है वो ट्रक उनका है, तो वो ट्रक हमारा नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीजल चोरी हुई नहीं थी, वो तो टूल टैक्स पर लड़ाई झगड़ा हुआ था पुलिस के साथ ड्राइवर का। तो वो ट्रक जो है, हम लोग एक कंपनी, नल जल योजना वाली कंपनी को, हमारे भाई साहब की ट्रक है, वो उनको रेंट पर 65,000 रुपये महीने में दिया था। और वो जब लड़ाई झगड़ा हो गई तो उन्होंने ट्रक जो वहाँ जो ड्राइवर थे, उन्होंने मेरा नाम लिया था कि नेताजी के भाई का गाड़ी है, ताकि उनको पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाए। तो इसमें जब ये खबर फैली, यानी आप खुद को शेर कह रहे हैं? बिल्कुल शेर है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेर हैं। शेर के बच्चे तो शेर ही होंगे ना भाई, हैं? शेर कभी कुत्ता थोड़ी ना जनता है, शेर शेर ही जनेगा। दोबारा कभी मौका मिला तो फिर जा सकते हैं? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कहीं से कोई डर नहीं है। जेल फिर से भेज सकते हैं ये लोग, साजिश करने वाले लोग, इनकी साजिशें रोज चलती है। लेकिन मेरा जो काम है, क्या उन साजिशों से रहमत अली डर जाए? ना 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 ना, एकदम क्लियर हो जाए वो लोग कि आपकी साजिशों से रहमत अली पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहमत अली कल भी बेबाक था, आज भी है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा, अब मजलूमों की आवाज़ बन के रहेगा। रहमत अली साहब, एक चीज़ है यहाँ पर कि भले ही रहमत अली को जेल से ना डर लगता हो, लेकिन हम जिस परिवेश में जीते हैं, हमारे जो परिवार हैं, चाहे हमारी बहन हो, भाई हो, जब एक बात होता है कि हमको या आपको या मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो वो लोग टूट सा जाते हैं। देखिए, आपको मैं एक बात, आप पहले भी मैं कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ, हालात देखिएगा किशनगंज का, अररिया का।
तो बद से बदतर है। जेल सही जगह है। अररिया के लोग अगर जेल में रहे, किशनगंज के लिए अगर जेल में रहे तो सुरक्षित है। कम से कम वहां जान तो जाने की खतरा नहीं है, शिक्षा तो मिल रही है, रोटी तो मिल रहा है, समय से वहां जो अस्पताल है वहां दवाई तो मिल रही है। बाहर में तो वो भी नहीं मिल रही है। ये कैसी आजादी है भाई? जेल में गया तो मुझे लगा कि शायद आजादी यहीं पर है। जेल के अंदर आजादी मुझे महसूस हुई। रियली, मैं हंस के कह रहा हूं। मुझे जरा सा भी जेल में ये ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बंदी हूं, मुझे बंद किया गया है। मैं खुश था जेल में, क्योंकि जेल में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सही है। जेल में सरकार खाने की बेहतर व्यवस्था, रहने की बेहतर व्यवस्था, दवाई की बेहतर व्यवस्था, पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, कमाई की बेहतर व्यवस्था भी करके रखी है। जिसको काम करना है उसके लिए काम भी मुहैया। खाना बनाने का काम बंदी कर रहे हैं आराम से, सारा सफाई का काम बंदी कर रहे हैं, पढ़ाई का काम बंदी कर रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर और लीडर क्या कहिएगा, बहुत सारे विभाग के जई वगैरह सब लोग जेल में थे। कई तो एमबीबीएस डॉक्टर जेल में है। सरकार के सबसे, हाँ, लेकिन एक दुखद बात है वहां की, मैं जेल की बात में शेयर कर रहा हूं। सूखे नशे के वजह से बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं। फेंसिडिल, कोरेक्स, नेट्रावेंट की टैबलेट, नशा लेने वाली वो सुई वाली इंजेक्शन है, स्मैक, ब्राउन शुगर, इन सब मामलों में बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं। मैं सरकार को खास करके मैं कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना भी चाहता हूं कि आप सूखे नशे को मिटाइए। शराबबंदी आपने किया, अच्छा कदम था, लेकिन आप सूखे नशे पर जन जागृति अभियान चलाइए और लोगों को बताइए कि सूखा नशा गीले नशे से ज़्यादा खतरनाक है, इससे बचने की ज़रूरत है। इससे लोगों को जागरूक कीजिए, नहीं तो 10 साल के बाद आपको युवा पीढ़ी सेहतमंद नहीं मिलेंगे। अररिया किशनगंज में जेल के अंदर 45% लोग नशे के लत की वजह से गए हैं, और वो है तो ये मुझे देखने को मिला। और खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं उन युवाओं को कहूँगा जो इस रास्ते पर चले हैं वो रास्ता बदलें। ये रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है। आज भी 5-5 साल से ऐसे युवक वहाँ पर बंद है जो 100 ग्राम 50 ग्राम स्मैक ब्राउन शुगर लेके कहीं पर पकड़ाए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि अगर आपके राज्य में कोई बड़ा कारण बनता जा रहा है तो उसका हल निकालने की उसको ज़रूरत है, प्रयास किया जाए। चलिए, अब आपसे हम विदा लेना चाहेंगे, इस बातों को विराम देंगे। कुछ अंतिम मैसेज हो आवाम व्यूअर्स के लिए? मैं तो साहब, ये मेरा मैसेज है, खास करके मैं किशनगंज में आपके चैनल को ज़्यादा देखा जाता है। मैं मजलिस के तमाम हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस आपकी अपनी पार्टी है। आज़ादी एहसास का नाम है। दिल पर हाथ रख के आप कहिए, मैं भी कह रहा हूं कि मैं मजलिस में हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक आज़ाद जगह पर फील्डिंग कर रहा हूं। आज़ादी एक क्या एहसास मजलिस मुझे कराती है और मैं मजलिस के साथ हूं और जब तक मैं रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मैं मजलिस के साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रहमत अली साहब जो पिछले दिनों इनके साथ जो साजिशें हुई, जिस तरह से अदालती मामलों में इन्हें जिस तरह से इन्हें इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद फिर ये लगभग 123 दिन तक सलाखों के पीछे रहे। उसके बाद फिर अदालत का एक फ़ैसला आता है और फिर आज ये हम सब के बीच हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कार्यालय, बिहार प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और हमने तमाम तरह चीज़ों को लेकर रहमत अली साहब से जेल से आने के बाद पहली दफ़ा कोई मीडिया से ये मुखातिब हुए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, बेल आइकन प्रेस करते रहे और रहमत अली साहब जैसे इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब जी, अस्सलाम वालेकुम।